नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के तहत स्कोर कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दोस्तों, कई सारे आवेदक हैं जो कि उनके मन में सवाल है कि इसके आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है, आगे किस प्रकार से अतिथि शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों, उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, अभी वैसे तो अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस प्रकार से आपको ज्वाइन होना है। लेकिन मैं आपको पिछले सत्र में जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन हुए थे, उन उस परिपत्र के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लगभग इस बार भी उसी अनुसार ही अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका जो पुराना परिपत्र है, पुराना जो आदेश है, उसको निकालता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, जब भी डीपीआई की ओर से अतिथि शिक्षकों के जॉइनिंग के लिए या फिर उनकी काउंसलिंग के लिए कोई आदेश आएगा, तो इस प्रकार से आपको एक आदेश देखने को मिल सकता है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की ओर से आएगा आपका। और यहाँ पर आपकी डेट डली होगी, जैसे कि यहाँ पर 26/6/2025 है, तो अब 26/6 ऐसी 2026 हो सकती है। इस प्रकार से डेट है, यह एक संभावित है, जो मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी नए आवेदक हैं जिनको अभी इसका कोई भी नॉलेज नहीं है और वह इस प्रक्रिया में पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर देखते रहना है और इस प्रकार का नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, जिसमें लिखा होगा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह सूचना जारी हुई है। तो इस प्रकार से आपको 2026-27 आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इसमें दो प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इसमें जो काउंसलिंग हो, कैसे भर्ती होगी, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी, तो एक तो इस प्रकार से आपको एक समय सारणी आएगी, जिसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि समय सारणी प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। इसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25, तो अब नया 2026-27 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। दोस्तों, जो पहला चरण होने वाला है आपका, वो पहला चरण उन लोगों के लिए है जो पहले से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके लिए ये पहला चरण चलाया जाएगा, जो कि देखिए इस प्रकार से चलाया जाएगा कि पहले आपसे क्या लॉन्ग टर्म अपडेशन मांगा जाएगा, जो कि साला प्रभारी के माध्यम से होता है, जिसमें जिसकी समय सीमा दी जाती है 3-4 दिन की। उसके बाद अतिरिक्त जो रिक्ति होती हैं, उनकी मांग दर्ज करता है, जो कि संकुल प्राचार्य करता है। दोस्तों, ये इसमें लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो खाली वैकेंसी है, उसकी जानकारी साला प्रभारी अपडेट करता है अपने अपने पोर्टल से, अपने स्कूल की साइट से। तो और वह वैकेंसी पहुंच जाती है डीपीआई के पास। उसके बाद फिर जो अतिरिक्त रिक्ति होती है, मतलब मान के चलो किसी को विद्यार्थी ज़्यादा आ गए हैं, तो उस सब्जेक्ट के लिए अब 2 टीचरों की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना, उसके लिए भी संकुल प्राचार्य मांग दर्ज करता है, जिसके लिए भी एक नियत समय दिया जाता है। उसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। जब पुरानी वैकेंसियों का अपडेशन हो जाता है, फिर जो आपने रिक्तियों के लिए मांग किया है वह हो जाती है। उसके बाद आपका जो प्रदर्शन होता है, राज्य स्तर पर जो प्रदर्शन होता है, मतलब राज्य स्तर पर आपको वैकेंसी दिखाएंगी कि किस ब्लॉक में, किस जिले की किस ब्लॉक में, किस स्कूल में वैकेंसी कितनी खाली है और किस पैनल की किस सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है। तो इसका प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि आपको 3-4 दिन ऐसा लगभग आपको दिया जाएगा समय इतना। उसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो यह दोस्तों आवेदक द्वारा होगा। मतलब कि जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, जब वैकेंसी शो हो जाएंगी, उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अपनी उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करें। यदि वो रिक्वेस्ट दर्ज कर देते हैं, तो उन अतिथि शिक्षकों को ले लिया जाएगा जो पुराने वाले हैं, और यदि रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करते हैं, तो वह वैकेंसी फिर खाली हो जाएगी।
इसके बाद क्या है, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना। मतलब जो अतिथि शिक्षक रिक्वेस्ट दर्ज कर देंगे, फिर उसको शाला प्रभारी उस उपस्थिति को देखते हुए उनके जो प्रमाणीकरण है, उनके जो दस्तावेज हैं, उनके जो स्कोर कार्ड है, उनको देखकर वह प्रमाणित करेंगे कि हाँ ठीक है, यह सही है। तो उनको फिर वेरीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसको उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो पुराने वाले अतिथि शिक्षक हैं, प्रथम चरण में उनकी भर्ती की प्रक्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा चरण। दोस्तों यह सारी प्रक्रिया जो होगी वह क्या होगी, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। और दोस्तों किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं, तो इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड, मतलब सर्वाधिक नंबर होंगे जिसके स्कोर कार्ड में, उसको उसमें उपस्थित माना जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक को विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, मतलब जो इसका ज़्यादा नंबर आएंगे उसको इसमें लिया जाएगा। दोस्तों आगे मैं और जानकारी आपको नहीं बता रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं आपको थोड़ा सरसरी तौर पर अंदाज़ा बता देता हूँ, जिससे कि जो नए आवेदक हैं उनके लिए एक अच्छा सा, मतलब उनके दिमाग में थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाएगा, उनके लिए सरलता हो जाएगी। अब फिर दोस्तों प्रथम चरण के बाद जो शेष रिक्तियां बच जाएंगी, यानी कि प्रथम चरण के बाद जो पहले से पुराने अतिथि के शिक्षक लग चुके हैं, उनके बाद जो शेष रिक्तियां बच जाएंगी, उन आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा। मतलब जो रिक्तियां बच जाएंगी उसमें फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपकी भर्ती होगी। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। मतलब जितनी फर्स्ट चरण में जो रिक्तियां बच जाएंगी, जितनी बची रिक्तियां हैं, खाली पद हैं, उनका प्रदर्शन होगा पहली बार पोर्टल पर, पहली बार प्रदर्शन होगा उनका, और वह एक समय सीमा दे दी जाएगी 2-3 दिन की। तो उसमें आपको क्या है, आपको क्या करना है, उन विकास खंड और स्कूलों की नाम लिखकर और वैकेंसी लिख लेना है एक पेज पर कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं। तो ऐसा आपको एक पेज में बना लेना है, जहाँ जहाँ आपको ज्वाइनिंग करने में आसानी हो। और दूसरा, फिर इच्छुक आवेदकों को द्वारा शाला विकल्प का चयन करना। फिर आपसे बोला जाएगा कि जो भी आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, वह शाला विकल्प का चयन करें। तो उनसे शाला विकल्प का चयन शाला भरवाएंगे कि आप किस किस शाला में जाना चाहते हो। उसके बाद शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन की जाएगी। मतलब जब आप शाला विकल्प चयन कर दोगे, मतलब आपने एक शाला में 10 आदमियों ने विकल्प एक ही शाला का कर दिया है, तो उस 10 व्यक्तियों में जिसके सर्वाधिक नंबर होंगे मेरिट क्रम में, तो उसको वह ज्वाइनिंग दी जाएगी उस स्कूल में। तो इस प्रकार से आपको शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन होगा। मतलब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको वह शाला दी जाएगी, उसको वह स्कूल में अतिथि शिक्षक रख लिया जाएगा। इसके बाद अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। जब वह उसका नाम आ जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा उस व्यक्ति का, तो फिर उससे जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थिति, मतलब आपको प्रेजेंट तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट दर्ज करनी पड़ेगी। और फिर रिक्वेस्ट दर्ज कर दोगे, जब आपका मतलब मेरिट में नाम आ गया, तो फिर आपको ऑनलाइन ही आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना है, ठीक है। इस जो उसका आपको 10 से मतलब 2 से 3 दिन ऐसा समय मिल सकता है। उसके बाद शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करके एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना। मतलब कि जब व्यक्ति ने मेरिट में नाम आ गया, उसके बाद उसने जीएफएमएस पोर्टल पर या फिर एजुकेशन पोर्टल पर अपनी उपस्थिति भेज दी संकुल के लिए कि मैं इसमें उपस्थित होना चाहता हूँ, मतलब मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहता हूँ। तो फिर शाला प्रभारी के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। फिर शाला प्रभारी उस व्यक्ति को बुलाएगा और उस व्यक्ति के जितने भी दस्तावेज हैं उनको चेक करेगा, उसके स्कोर कार्ड को चेक करेगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। मतलब यदि उसके दस्तावेज सही निकले और किसी ने और उसके अलावा किसी के नंबर नहीं है इतने, तो फिर उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे तो उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मतलब वह फिर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा उसी दिन से उस स्कूल में। तो इस प्रकार से
और यदि उसके कोई डॉक्यूमेंट खराब निकले तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर उसके जो नीचे क्रम में दूसरा व्यक्ति होगा उसको फिर उसमें मेरिट में ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग की प्रक्रिया होती है, जो कि पिछले सत्र में हुई थी, ऐसे ही इस सत्र में भी मानी जा रही है। और इस सत्र में जैसे कि नया नोटिफिकेशन आएगा तब ज़्यादा साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, सामान्य निर्देश इसमें और भी दिए गए हैं कि यह सिर्फ प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी, पूर्णतः ऑनलाइन चलेगी। दोस्तों, अतिथि शिक्षक की जो जॉइनिंग की प्रक्रिया है वह पूर्णतः ऑनलाइन है और किसी प्रकार से ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि काफ़ी सारे जो दलाल घूमते हैं वो कहते हैं कि हमको 2,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, तो हम तुमको अतिथि शिक्षक बना देंगे या उसके रूम में आपको जॉइनिंग करवा देंगे। तो इस जालसाजी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है। आपकी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा और इसके बाद आपको प्रतिदिन ई गवर्नेंस पोर्टल यानी कि हमारे शिक्षक पर आपको उपस्थिति के लिए, मतलब ऑनलाइन उपस्थिति का जैसा वो सिस्टम है वो आप जानते होंगे। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी और आगे की जानकारी मैं आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत वीडियो बनाकर आपको सूचना दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो नए आवेदक हैं जिन्होंने अभी पहली बार ही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से आसानी होगी कि आगे अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, कुछ मदद मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।